बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं फानकोनी सिंड्रोम के हवाले से। फानकोनी सिंड्रोम एक रेयर कंडीशन है। समटाइम ये एक वाइड भी होती है और अमूमन ये इनहेरिटेड होती है पेरेंट्स से। ये नस्ल टू नस्ल जो है वो दर नस्ल चलती रहती है। रेयर कंडीशन है, इसलिए इस तरह के पेशेंट्स आपको कम ही देखने को मिलते हैं। फानकोनी सिंड्रोम होता क्या है और इसमें क्या प्रेजेंटेशंस होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। छोटी सी वीडियो है, लेकिन क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि जी फानकोनी सिंड्रोम के हवाले से बता दें, तो आई थिंक सो कि क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो अमूमन जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फानकोनी सिंड्रोम होता क्या है। फानकोनी सिंड्रोम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो फानकोनी सिंड्रोम सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या है। तो याद रखिए, जो किडनी की जो टेब्यूल्स हैं, यानी जो नेफ्रॉन की जो टेब्यूल्स है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल, जिसको हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये जो नाम देते हैं ये इनको हम रीनल टेब्यूल्स या नेफ्रॉन के टेब्यूल्स कहते हैं। इन टेब्यूल्स में से किसी एक पोर्शन का डिफेक्ट है ये, यानी किसी एक पोर्शन में कोई ना कोई मसला होगा, कोई ना कोई उसका जो फंक्शन होगा वो लॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से फानकोनी सिंड्रोम डेवलप होता है। दरअसल ये किस हिस्से का डिफेक्ट है, किस हिस्से की डिजीज़ है? तो जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल होता है नेफ्रॉन का, ये उसका जो है वो डिफेक्ट है। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल होता है, इसका फंक्शन लॉस हो जाता है, ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। नॉर्मली ये क्या करता है, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, जैसे कि बाइकार्बोनेट हो गए, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, पोटाशियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें जो बाइकार्बोनेट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फानकोनी सिंड्रोम में बाइकार्बोनेट में मसला आ जाता है। बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल में, जिसकी वजह से फानकोनी सिंड्रोम डेवलप होता है। तो पहले ये पता लगाना ज़रूरी था कि ये एक रीनल टेब्यूल की डिजीज़ है, जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल में मसला आता है, उसके फंक्शन में मसला आ जाता है। उसका फंक्शन बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन है, उसमें से भी एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसमें डिफेक्ट जब आता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन में जब डिफेक्ट आता है, यानी उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये जो बाइकार्बोनेट होता है ये यूरिन में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर जाता है, तो इसको हम फानकोनी सिंड्रोम कहते हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि फानकोनी सिंड्रोम में क्या होता है। सम टाइम ये कंडीशन जो है फानकोनी सिंड्रोम को हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इन दोनों को हम कैसे फ़र्क करते हैं ताकि आसानी पैदा हो। फानकोनी सिंड्रोम की जो प्रेजेंटेशन होती है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो होती है वो पॉलीयूरिया पॉलीडेप्सिया, जिसमें जिस तरह के हम डायबिटीज़ में बात करते हैं कि जो एक पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिन आउटपुट हो जाता है, जिसको पॉलीयूरिया पॉलीडेप्सिया पॉलीफेगिया कहते हैं। ये हम डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम फानकोनी की बात करें तो इसमें पॉलीयूरिया पॉलीडेप्सिया होगा, मतलब आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और उतना ही ज़्यादा आपका यूरिन आउटपुट होगा। तो पहली कंडीशन ये होती है, और यही प्रेजेंटेशन जो होती है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी होती है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो पॉलीयूरिया और पॉलीडेप्सिया है ये ग्लूकोज की डायूरेसिस की वजह से होती है, जिसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यानी इस कंडीशन में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो यूरिन में ज़्यादा होता है, लेकिन सीरम ग्लूकोज जो है, यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल होता है। लेकिन डायबिटीज़ में ब्लड के अंदर ग्लूकोज में जो ग्लूकोज होता है उसमें मसला आ जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये है। उसके साथ साथ इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो लॉस होते हैं, उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो इस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है तो फिर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ है, उस पर हम किसी और वीडियो पर, अगर आप लोगों को इस पर जानना आपने ज़रूरी समझा तो उस पर फिर हम उसमें बात कर लेंगे कि कोई और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ये सारे एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, पॉलीयूरिया पॉलीडेप्सिया हो गया, और साथ ही आपके पास इस तरह के पेशेंट्स में हाइपोकैलेमिया होता है, क्योंकि पोटाशियम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, साथ फास्फेट बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है। ये प्रेजेंटेशंस होते हैं।
तो कहने का मकसद ये हुआ कि एक पेशेंट अगर आपके पास आया, उसकी कंप्लेन है पॉलीयूरिया पॉलीडेप्सिया की है, ठीक है, और साथ ही जब आप उसके एबीजीज करते हो, ठीक है, उसमें आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है, हाइपोकैलेमिया मिलता है, हाइपोफॉस्फेडेमिया मिलता है, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, ये है फानकोनी सिंड्रोम। अच्छा, अब ये याद रखें कि ये जो फानकोनी सिंड्रोम है, ये मैंने कहा कि ज़्यादातर इनहेरिटेड होता है, ठीक है ना, नस्ल टू दर नस्ल जो है वो ये चलता रहता है, और समटाइम ये एक्वायर्ड भी होता है। इनहेरिटेड की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर होते हैं, उनमें यह होता है। और इसी तरह जो एक्वायर्ड की हम बात करते हैं तो लेड पोजनिंग जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड पोजनिंग में जो है वो फानकोनी सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स हैं जिसमें सिस्प्लास्टिन है, जो कि हम केमोथेरेपी में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो फानकोनी सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो ये सारी बातें थी फानकोनी सिंड्रोम की। फानकोनी सिंड्रोम एक रीनल टेब्यूल का डिसऑर्डर है जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव टेब्यूल में मसला आ जाता है, उसकी फंक्शन लॉस हो जाता है, और जब फंक्शन लॉस होता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें फानकोनी में स्पेशली बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन में मसला आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, और इस तरह के पेशेंट्स में पॉलीयूरिया पॉलीडेप्सिया होता है ग्लाइकोसूरिया की वजह से। याद रखना है कि सीरम ग्लूकोज लेवल इसमें नॉर्मल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है। अच्छा, और साथ ही इस तरह के पेशेंट्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ हाइपोकैलेमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया भी मिलता है। ये एक्वायर्ड भी होते हैं और जेनेटिक भी होते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो थी फानकोनी सिंड्रोम के हवाले से आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।